हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट 3 कर रहे हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आज हम शुरू कर रहे हैं 3.5 जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। ये आपका थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा इसका फार्मूला जो है वो टेक्निकल है। लेकिन आप अगर अभी ध्यान समझेंगे तो ये मेथड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम कौन सा मेथड शुरू कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यानी जिसको हम व्रज गुणन विधि बोलते हैं, व्रज गुणन विधि। ठीक है, इसका मैं अभी आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल समझाऊंगा और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। यानी इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, तो ये मेथड आपके पास। तो इस मेथड का देखो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान देना है, बेसिक फंडामेंटल। ये बेसिक फंडामेंटल है क्या, तो आपको ये तीन बातें याद रखनी है आपको बेसिक फंडामेंटल के तौर पर कि देखो तीन सिचुएशन होती है किसी क्वेश्चन की। ठीक है ना, इन तीन सिचुएशन में होता है आपके पास अद्वितीय हल, या आपके पास अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं। ठीक है, तीन सिचुएशन जनरेट करने के लिए आपको तीन कंडीशन से नहीं, जब कोई समीकरण होगा तो आप लिखेंगे जो पहला कंडीशन है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अगर ये सिचुएशन अगर आपके पास ये सिचुएशन जनरेट होता है इक्वेशन के माध्यम से, आपको ये सिचुएशन जनरेट करेंगे कैसे। तो अभी मैं इसके बेसिस पे पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट कराऊंगा, तो फिर इसके साथ कनेक्ट करता हुआ आपको सवाल समझाऊंगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको याद रखने के a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अगर ये सिचुएशन आता है तो ये सिचुएशन हमें बताती है कि समीकरण का अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपके पास ये सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा एक सिचुएशन और जनरेट होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन जनरेट हो रहा है इस सिचुएशन को हम बोलते हैं समीकरण का अनेक हल है। यानी अगर ये सिचुएशन जनरेट होता है तो समीकरण का हम बोलेंगे समीकरण का अनेक हल है, यानी इक्वेशन हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। राइट, अब इसके बाद आपके पास थर्ड सिचुएशन जो जनरेट होता है वो होता है a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये सिचुएशन जनरेट होता है तो आपको ये बोलना है समीकरण का देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये तीन सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट होगा। और देखो पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो 3.5 का जो पहला क्वेश्चन है आपको ये बताने इसलिए ज़रूरी था क्योंकि देखो यहाँ पे सब जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास ये बता रहा है, कहता है निम्न समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। देखो यहाँ पे पूछा कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यानी तीनों सिचुएशन को आपको बताना है। पहले तो समीकरण से आपको कंडीशन जनरेट करके आपको ये बताना है कि ये इन तीनों में से कौन सी समीकरण कौन सी कैटेगरी का अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अगर सिचुएशन से अगर हमें ये पता लगता है कि वो अद्वितीय हल है तो फिर हमें इसे व्रज गुणनफल विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिर व्रज गुणन जो मेथड है आपको क्या करना है, उस मेथड के माध्यम से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये समीकरण दिया हुआ है जो x के साथ लिखा पड़ा है, x के साथ जो लिखा पड़ा है वो आपका a1/a2 कहलाता है, ये y के साथ जो लिखा वो b1/b2 कहलाता है। और जो सिर्फ अंक है उसको हम क्या बोलते हैं, c1 और c2 बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है आते हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं जो समीकरण है, तो आप यहाँ लिखेंगे a1/a2 है ना, b1/b2 और c1/c2 लिखा। तो a1 क्या देखो x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3, b1/b2 का -3 और यहाँ के माइनस का 9 है ना, ये माइनस का 3 जो y के साथ ऊपर है वो b1 और नीचे वाला b2 और ये हो गया -3/-2 है ना। तो माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/3 बराबर आ गया 1/3
और ये आ गया 3/2। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे। तो जैसे ही आपने लगाया कि 1/3 बराबर 1/3, अब बराबर नहीं है 3/2, तो आप थर्ड सिचुएशन में आ गए कि A1/A2 B1 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे तो आपको क्या बोला, समीकरण का कोई हल नहीं है, तो आपको हल लिख देना है। आता है, तो समीकरण का कोई हल नहीं है। और जब समीकरण का कोई हल नहीं हो, यानी आपके पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर आपके पास ये जो दो सिचुएशन है, अगर ये आ रहा है तो आगे समीकरण सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सिचुएशन आपका ऐसा है कि अद्वितीय हल है, तब तो उसको समीकरण को हल करना है आगे। तो इसका अद्वितीय हल होगा तो आप इसका आंसर निकालेंगे, एक्स और वाई के फॉर्म में आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई का फॉर्म में आंसर निकालेंगे। लेकिन अभी ये जो पहला क्वेश्चन है समीकरण का कोई हल नहीं, इसलिए हम आगे इसको प्रोसीड्स नहीं करेंगे, आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब मैं आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, है ना, उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है 2x प्लस में y इक्वल टू 5 और 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि 2x प्लस में y, ये जो 5 इसको उधर लिया हो ना, माइनस का हो जाएगा, इसको समीकरण 1 बोल दो। और 3x प्लस में 2y, है ना, ये 2y हो जाएगा, और ये 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये समीकरण दो, ऐसा कर सकते हो आप। इस परिस्थिति में भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप ये जो अचर पैदा हो सबको इधर लियो, अगर वो प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इधर लाने से फिर क्या होगा कि जो आपका जो वृज गुणन विधि है, उस विधि में जब आप फार्मूला लगाएंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा लगाना। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है, तो पहले हम चेक करते हैं। A1/A2 ना आता है लिखकर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 चेक कर रहे हैं। तो चेक किया तो मैं क्या नज़र आया, यहाँ पे 2/3 और ये आ गया इक्वल टू में। देखो y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ऊपर कुछ है तो 1 है, नीचे 2 है तो 1/2 हो गया। और माइनस का 5 क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस माइनस कट गया। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि 2/3 और 1/2 ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर ये नहीं है, तो आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से आपको पता लग गया कि समीकरण का अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि अगर समीकरण का अद्वितीय हल हो, है ना, ये देखो समीकरण का अद्वितीय हल हो, तो इस स्थिति में वृज गुणन विधि से आपको क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। तो अब मुझे पता लग गया कि ये जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वृज गुणन विधि लगाना पड़ेगा। आता है वृज गुणन विधि से, वृज गुणन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। इसका वृज गुणन का फार्मूला क्या होता है, एक्स, देखो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स वाई और यहाँ लिखना आपको 1, और नीचे क्या लिखना है, जस्ट एक्स और वाई 1 लिखने के बाद इनके बीच में थोड़ा सा जगह लेकर यहाँ पे हो जाएगा B1/B2, ये हो जाएगा C1/C2, और ये हो जाएगा आपको B के बाद C आता है, फिर A आता है A1/A2, और फिर ये हो जाएगा B1/B2। देखो तो आपको ये फार्मूला है, वृज गुणन का फार्मूला है। B से शुरू करना है, देखो ABC चलते हैं हम, ABC, तो ये B से शुरू करना है, B, लेकिन C के बाद वापस A पे पहुंचना है। तो B से शुरू किया तो B के बाद क्या था, C के बाद आपको आगे जाना नहीं है, फिर C के बाद तुरंत क्या जाएगा, A, फिर आ जाएगा B, यानी B1/B2 से शुरू होगा और B1/B2 पे क्या हो जाएगा, ये खत्म होगा ये फार्मूला आपका। तो इस तरीके से गुना लगाते हैं। तो वृज ये जो क्रॉस का निशान लगा दिए, क्योंकि क्रॉस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो ये होगा कंप्लीट आपका फार्मूला। यहाँ पे हम इसे फार्मूले में अब वैल्यू फीड करते हैं, तो मैंने x लिखा, तो B1/B2, तो B1/B2 क्या आपके पास, देखो 1 और 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 और 2। देखो ये y है और ये 1 है ना, तो यहाँ पे C1 C2 लिखना है, तो C1 C2 क्या, -5 और -8। फिर A1 A2 लिखना है, A1 A2 2 और 3, देखो x के साथ जो लिखा हुआ है वो 2 और 3 है। और फिर आपके पास ये निशान नहीं लगाना, बटे का निशान लगाना, तो आपके पास लिखना है। और ये कि आपके पास लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, जो फार्मूला है उसमें वैल्यू फिट करा। अब मुझे क्या करना है देखो एक्स लिख के एक लाइन खींचना है और इससे इसको गुना करना है ना। पहले देखो यहाँ से इसको करना है, फिर इसको ऐसा करना है। कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं करे कि पहले इसको गुना करे फिर बाद में इसको करे, नहीं, पहले कोई 8 इस वाले को ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है। तो 8 एकम 8 -8 हो गया, और जैसे ही मैं इसे गुना कर ले तो अपनी तरफ से माइनस का लगाना है। फिर इसे मैंने गुना किया, 5 दूनी 10, तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस का 10 आ जाए। और ये वाला जो माइनस है वो जैसे हम इसको गुना कर लेंगे ना, तो उसको गुना तुरंत गुना के बाद माइनस लगाना होता है, वो मतलब सवाल का एक पार्ट है। और उसके बाद फिर हमें देखना है, तो ये वाला लगाया तो एक माइनस का प्लस, तो माइनस का 10 आया। फिर मैंने y लिखा, यहाँ निशान लगाया, ये हो गया -15,
फिर अपनी तरफ से माइनस लगाया और इसे गुना किया तो हो गया, देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो 8 दूनी 16, ठीक है। अच्छा फिर एक लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ के 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और अपनी तरफ से माइनस लगा तो 3 एकम 3, इस तरीके से -3, ठीक है। तो ये आपका किस तरीके से, ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो एक एक पेयर को लेना है, एक पेयर ये रहा, एक पेयर है, 3 पेयर है, तो इसको पहले करना है, उसको बाद में करना है। और जब इसको हम करेंगे तो इसकी गुना करते माइनस निशान लगाना है। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ मैंने लिखा x माइनस कट और माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस को सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, प्लस का 10 आ गया। और ये होगा देखो माइनस का 15, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, ये प्लस का 16। अच्छा ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये हो गया 1 और 4 में से 3 गया तो बच गया 1, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो गया, देखो 10 में से 8 गया तो 2, ये y आ गया यहाँ पे 6, 16 में से 15 गया तो 1, और ये 1/1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब x और y का वैल्यू कैसे निकालना है, तो देखो ये अब x/2 y/1 और 1/1 आ गया। तो ये जो x और y को ना इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो अचर पद के साथ, तो x/2 इक्वल टू क्या गया 1/1, है ना। तो ये जो x/2 था और इसके साथ कंपेयर करना है, ऐसे y को फिर इसके साथ कंपेयर करना है। तो मैंने क्या किया, x/2 को इसके साथ बराबर लिख लिया, ठीक है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 से गुना किया तो x आ गया और 2 एकम 2 आ गया, तो ये आपका x की वैल्यू निकल के आ गया। ऐसे ही आपके पास जब y का निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, y/1 और यहाँ हो जाएगा 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो y एकम y और 1 एकम 1 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये y की वैल्यू हो गया। तो आप लिख भी सकते हो कि x बराबर 2 और y बराबर 1 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस विधि को हम कहते हैं वुरज गुणन विधि। थोड़ा सा बच्चों के लिए टेक्निकल रहता है, क्योंकि बच्चा ना इस फार्मूले को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है कि थोड़ा इतना बड़ा सा फार्मूला, फिर क्रॉस का निशान, फिर उसका अप्लाई करना। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो सबसे आसान मेथड यही है, सबसे आसान मेथड यही है अगर मैं बोलूँ तो, है ना। लेकिन बच्चा थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्यों, है ना, थोड़ा इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा झेप कर जाते हैं ना, और वो कहते हैं कि वो जो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड है वो सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन हर मेथड अपने आप में एक अपना एक आसान ना प्रेजेंटेशन देता है। आपको किसी भी मेथड को भारी या मतलब उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुश्किल है वो आसान है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। आपको मेथड के ऊपर, हर मेथड के ऊपर कमांड आपका अच्छा होना चाहिए। और इस मेथड में खास बात ये है कि आप बहुत जल्दी आप सवाल का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका जो वृत्त गुणनफल विधि का मैंने, है ना, बेसिक फंडामेंटल समझाते हुए मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया। तो आई होप ये दो इस जो बेसिक फंडामेंटल के साथ ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, इसे विशेष तौर पे आपको फायदा मिलेगा। आपको इसको बार बार इस वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बनाना और समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हम 3.5 के जो सारे क्वेश्चन ये वृत्त गुणनफल विधि से ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बार बार हम उसे अप्लाई करेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो क्या करना है, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक उनको भी फायदा मिल पाए, ठीक है। जैसे आपको फायदा मिल रहा है उनको मिल पाए, और आप इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। क्यों? क्योंकि मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी के 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ धीरे धीरे करके, और मैं रोज 2-2, 4-4 वीडियो में अपलोड कर भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चैनल के साथ बने रहना है आपको, और मेरा साथ देना है, ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आपके लिए पूरा एनसीईआरटी, है ना, सॉल्व करके, हिंदी में सॉल्व करके आपके लिए यूट्यूब पे प्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।